Good morning, students. Today is your last day of this chapter, Food Agriculture. Okay. After this, tomorrow I will start next chapter. Okay. आज आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एग्रीकल्चर का. हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था आपके टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. ठीक है, ये पढ़े थे हमने. और उसके अलावा और कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन, क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, उसके बाद कल हम बात कर रहे थे लास्ट में फूड सिक्योरिटी के बारे में. ठीक है, तो ये जो है गवर्नमेंट्स के जो रूल होते हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं कि किस तरीके से वो पॉवर्टी को कम कर सकती है और सबको जो है खाना मिल जाए. तो फूड जो है सबके लिए एक एसेंशियल थिंग होती है. ठीक है, आप मानते हैं इस चीज़ को एसेंशियल थिंग है. अगर नहीं मिलेगा आपको खाना पीना, तो ये अवेलेबल नहीं होगा आपके लिए फूड, तो आप लोग नहीं रह सकते. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए इस तरीके से पॉलिसीज़ जो है बनाती है ताकि सबको अवेलेबल हो जाए. तो ये जो पॉलिसी है फूड सिक्योरिटी के लिए, ये जो पॉलिसी हैज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इनका उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट अफोर्डेबल प्राइस. यानी जो गरीब लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, आम नागरिक जो है, उसको फूड ग्रेन्स मिल जाए, अवेलेबल हो जाए वो फूड ग्रेन्स, ताकि वो अफोर्ड कर सके ऐसी प्राइस. यानी इतनी कम दर होनी चाहिए कि वो लोग अफोर्ड कर सके. ठीक है, ऐसा नहीं हो कि उनके पास इतना ही पैसा नहीं हो कि वो, यानी कम दर से कम दर पे वो लोग जो है उनको अवेलेबल जो है फूड ग्रेन्स कराते हैं. तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपके फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट जो है बनाती हैं उसकी. कल भी हम बात कर रहे थे इसके बारे में. ठीक है, कि अवेलेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी इतना तो पैसा हो उन लोगों के पास, गरीब लोगों के पास, कॉमन पीपल के पास, जो जनरल जो आपकी लोग हैं उन लोगों के पास. क्लियर? तो एफसीआई जो है ये सारा कंट्रोल भी करती है. तो एफसीआई जो है वो प्रोक्योर करती है आपके फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स से वो प्रोक्योर करती है, ये फूड ग्रेन्स लेती हैं. और वो भी किस दर पे? फार्मर्स के फ्रॉम फार्मर्स एट द गवर्नमेंट अनाउंस रेट्स. ठीक है, जो एमएसपी जो हमने कल पढ़ा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है उनको, ताकि वो इस दर पे इनको एफसीआई को जो है बेच दिया जाए. फिर बफर स्टॉक की हमने बात करी थी, वो सब सारा जो काम है एफसीआई वगैरह करती हैं, ताकि आप उसको जो है स्टॉक को कंट्रोल करें. और फिर वही जो है पीडीएस जो हमने कल बात करी थी, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है राशन शॉप्स वगैरह, वो सबसे बेस्ट तरीका है जिससे आपके ये आप जो कॉमन पीपल है वहाँ तक ये जितनी भी उनके लिए फूड ग्रेन्स कम दर पे जितनी हो सके वो लोग अवेलेबल करवाते हैं. गवर्नमेंट जो है आपके लिए सब्सिडीज़ वगैरह भी देती है. वो जो सब्सिडीज़ है वो अब अनसस्टेनेबल है, वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती, क्योंकि इट हैज़ डिस्टॉर्टेड द क्रॉपिंग पैटर्न. आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि आपके कुछ फसल जो है उगाने के बाद आप दूसरी भी उगाते हैं, जैसे आपके सीजन से पढ़ा था हमने क्रॉपिंग पैटर्न में. ठीक है, रबी, खरीफ एंड जायद तीनों पढ़ाई थी मैंने. ठीक है, तो ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको जो वो चेंज कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ पे आपको सब्सिडी मिल रही है उसी पे वो जो फसल उगाई जा रही है. ठीक है, फार्मर्स को जहाँ पे जो वेबसाइट वगैरह से जो है जहाँ पे उनको जो रेट सही मिलेगी उसी रेट्स की जो है उसकी ही वो फसल क्रॉप्स जो है उगाएंगे फार्मर्स. तो ये बात हो गई कि आपका क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो ख़राब हो जाएगा या चेंज हो जाता है, वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है क्रॉपिंग पैटर्न आपका. ठीक है, यानी आपके केवल वही फसलें उगेंगी जो आपके लिए सब्सिडी मिल रही है, जिसपे आपको या फार्मर्स को जिसमें बेनिफिट हो रहा है. क्लियर यहाँ तक? और आपके उसके अलावा आपके जो कैटेगराइजेशन है बीपीएल और एपीएल का, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वगैरह जो होते हैं लोग, जो आपके गरीब रेखा से जो नीचे होते हैं वो एपीएल है. ये सब आपके कार्ड्स जो है गवर्नमेंट बनाती है. दिस कैटेगराइजेशन इज नॉट परफेक्ट, ये भी परफेक्ट नहीं है. एंड द नंबर ऑफ डिजर्विंग पुअर हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बीपीएल कैटेगरी. इतने सारे जो है फैसिलिटीज़ बीपीएल एपीएल कार्ड्स जो बनाती है गवर्नमेंट, वो परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाता है. और ये कैटेगराइजेशन परफेक्ट नहीं होता है, इस वजह से जो डिज़र्व करते हैं एक्चुअल में जो गरीब लोग हैं वो इस बीपीएल कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं. ठीक है, तो वो गरीब ही रह जाता है, वो डिज़र्व ही नहीं कर पाता जो भी गवर्नमेंट उनके लिए जो है नॉर्म्स या जो भी पॉलिसीज लेकर के आती हैं या कार्ड्स देती हैं, तो वो उन तक नहीं पहुंच सकता. तो ग्राउंड लेवल पे जो है गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें पहुंचाने की ज़रूरत है. क्लियर? यानी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत
ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेकर के आती है उसको कल भी हमने बात करी थी कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज उसका होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है आपके ईच डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक कैन बी मेड सेल्फ सफिशिएंट। तो गवर्नमेंट्स जो है वो आपको और भी चीज़ें कह रही है कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में ऐसे सेल्फ सफिशिएंट ब्लॉक्स होने चाहिए ताकि आप खुद में ही आपके पास इतनी चीज़ें हो आपके पास कि आप उसको खुद को ही उगा लें, दूसरों से लेना ही नहीं पड़े, आप निर्भर ना रहे दूसरे पे। ठीक है। फिर उसके बाद उसके लिए ज़रूरी है आपके नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी में ऑल्सो अट्रैक्ट प्राइवेट जो आपके हैं वो आपको लोग दे सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, उनको अट्रैक्ट आप कर सकते हैं। तो ये सिंचाई व्यवस्था और इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो आप सब बेनिफिट उठा सकते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है। नेक्स्ट है आपके फोकस ऑन इंक्रीजिंग फूड ग्रेन्स एंड फ्री ट्रेड, यानी आपका मूल जो फोकस किस पे होना चाहिए, आपके फूड ग्रेन्स जो है इंक्रीज हो जाए उसी पे। ठीक है। उसके अलावा फ्री ट्रेड होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है आपके इंक्रीज हो जाती है फूड ग्रेन्स तो आपके लिए फ़ायदा किस चीज़ में है, आपको जो है एम्प्लॉयमेंट जो है बड़े पैमाने पे जो है लोगों को रोज़गार मिलेगा। दूसरा रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है। यानी आपकी गरीबी भी कम हो जाएगी, यानी आपको अगर फ्री ट्रेड मिल जाए, आपके इंक्रीज हो जाए फूड ग्रेन्स तो आपके दो प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। एक तो आपकी पॉवर्टी कम हो जाएगी और एक आपको जो बेरोजगारी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, यानी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। क्लियर। शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। हम लोग जानते हैं ग्रेजुअली जो है एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग जो हैं फार्मर्स जो हैं वो फूड क्रॉप्स से वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और अदर जो क्रॉप्स हैं उन पे, जैसे कमर्शियल क्रॉप्स कल भी हमने बात करी थी कॉटन जूट वगैरह की। ठीक है। तो जूट जो है आपके यूटिलाइज किस तरीके से लोग कम करते क्योंकि उसका पैसा ज़्यादा होता है, रेट्स बहुत हाई होती है, तो इस तरीके से जो है वो लोग अलग अलग और फसलें भी उगाते हैं। तो ये ग्रेजुअली इसमें चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो आपके ड्रामेटिक रिजल्ट्स तो दे देंगे। ठीक है। जैसे जितने भी आप पेस्टिसाइड्स वगैरह डालेंगे उससे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन बट दीज ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। उससे आपका सॉइल डिग्रेडेशन होता है, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की जो है प्रॉब्लम आपके लिए ज़्यादा हो जाती है। यानी एक तरफ आपके फार्मिंग मेथड्स में अगर आप मॉडर्नाइजेशन लेकर के आएंगे तो प्रॉब्लम आपके लिए दूसरी भी तैयार रहेगी। अगर आप पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का यूटिलाइज करेंगे तो आप रेस्पॉन्सिबल है आपके सॉइल डिग्रेडेशन के लिए, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है, या और भी प्रॉब्लम आपके लो ग्राउंड वाटर लेवल, ट्यूबवेल्स और ये सब आप यूटिलाइज करते हैं इरीगेशन वगैरह के लिए तो आपका वाटर का जो लेवल है ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी कि जो गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ लेकर के आती हैं और किस तरीके से हमने मॉडर्न इनपुट्स हमने लगाए हैं फार्मिंग मेथड्स में यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे प्रॉब्लम भी आ रही है। तो और नए क्या चीज़ें हम लोग उसमें ले सकते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वही है चेंजेस कि आपके ग्लोबलाइजेशन हम नया पैटर्न नहीं है, नई कोई चीज़ नहीं है, ये आप पढ़ते आ रहे हैं हमारे कॉलोनियल पीरियड से। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में जो हम कॉलोनियल रह चुके हैं हम लोग, उस पीरियड की बात करें तो उसमें भी हम देखें अगर 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स जो हमारे यहाँ पे आए उस समय भी वो लोग अट्रैक्ट थे, हमारे यहाँ के साउथ के जो स्पाइसेस थे वो सब चीज़ें वो अट्रैक्टिव थी उन लोगों के लिए, तो वो लोग यहाँ पे सेटल हुए, वो कॉलोनी सेटअप करने लग गए। ठीक है। और कॉटन बेल्स की हम बात करें तो जो रॉ मटेरियल था हमारे जो कॉटन का उन लोगों को चाहिए था फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो कॉटन का जो एज अ रॉ मटेरियल वो लेकर के जाते थे यहाँ से रॉ मटेरियल उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है। तीसरा है आपके 1917 में जो चंपारण बिहार में इंडिगो जो है उगाए जाने के लोगों को जो है फार्मर्स को फोर्स किया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है उन लोगों को ज़रूरत उनको पूरी करनी थी। ठीक है। तो उनकी जो इंडस्ट्रीज़ में जो उनको एज अ रॉ मटेरियल चाहिए तो वो लोग उनको वो ही फसलें उगानी थी, तो वो लोग रिवॉल्ट कर देते हैं। ठीक है। तो प्लांटर्स जो है वो अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स फॉर देयर फैमिलीज, उनको जीवन यापन करने के लिए जो अनाज होता है खुद की फैमिली के लिए वो नहीं उगा सकते, यानी फूड क्रॉप्स के बजाय आपको इंडिगो जो है उगानी पड़ती है। ठीक है। तो ये था कि किस तरीके से जो कॉलोनियल पीरियड था उस समय लोगों को फोर्स किया गया कि केवल वो ही चीज़ें आपको उगानी है जो उनके काम की है।
क्लियर। 1990 के बाद हम देखें तो नए चैलेंजेस हमारे पास आए, लेकिन हम compete नहीं कर पा रहे थे अदर्स और भी जो लोग हमके साथ, इसलिए हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ हमारे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं उनमें हमको जो है इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा उनकी कंडीशंस में, ठीक है। अगर हम ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे केमिकल्स का तो उसकी वजह से हमारा वैनिश हो जाएगा सब कुछ, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये उसके बाद हमको एक ज़रूरत पड़ेगी, अगर ये वैनिश होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी तो हमको ज़रूरत पड़ती है, वी आर इन नीड ऑफ जीन रिवोल्यूशन। जीन रिवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये इंक्लूड करता है आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग से, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट अफेक्ट एनवायरनमेंट इन अ नेगेटिव मैनर। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो मेथड्स जो हम लोग अपना सकते हैं जिसका कोई एनवायरनमेंट पे नेगेटिव जो इफेक्ट है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये है कि हम ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो है फार्मिंग मेथड्स में कुछ चेंजेस करके हमारे एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं, ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो वैनिश होने से, ख़त्म होने से बच जाए। क्लियर। नेक्स्ट है आपके इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। आपके सीरियल्स ही नहीं बल्कि हाई वैल्यू जिसमें उनको मिलती है इस क्रॉप्स में, यानी अलग अलग जो आपके डाइवर्सिफिकेशन है, आपके क्लाइमेट कंडीशंस में जो चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग जो है उन सीरियल्स से लेकर के वो हाई वैल्यू क्रॉप्स उनको उगानी चाहिए हमारे फार्मर्स को। उससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज इनकम। इनकम तो वैसे ही बढ़ जाएगी, जब इनकम बढ़ जाएगी इट मीन्स आपके जो है पैसा आ रहा है तो आपकी गरीबी वैसे ही, पॉवर्टी जो है वैसे ही कम हो जाएगी। रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सब चीज़ें, जिसका भी जैसे सॉइल डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन की, अगर सॉइल की बात करें, लैंड की बात करें, डिग्रेडेशन की, वो सब चीज़ें कम हो जाएंगी। जो इंडिया का जो डाइवर्सिफाइड क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो यूटिलाइज किया जा सकता है, ताकि आप टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, ताकि आपकी जिसमें ज़्यादा आपको वैल्यू मिलती, ज़्यादा प्राइस जिस क्रॉप्स मिलती वो हमको उगाई जानी चाहिए हमारे फार्मर्स के थ्रू, ताकि उनको अच्छी जो है वैल्यू उनकी क्रॉप्स की मिल जाए। यानी जिस क्रॉप की आपको वैल्यू हाई मिलती है, प्राइस हाई मिलती है, वो फसलें वो उगा दे बड़े पैमाने पे। क्लियर। ये टॉपिक आज यहीं पे ही क्लियर होता है और ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चंस की हम बात कर लें दोबारा से, तो आपके क्रॉपिंग पैटर्न्स में हमने पढ़ा था, क्रॉपिंग पैटर्न्स थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में भी पढ़ा था, वो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में भी आते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल और आपके प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करी थी मैंने इसमें, ठीक है। और जो टाइप्स है फार्मिंग के, तो टाइप्स हो गए, इंटेंसिव सब्सटेंस जो हमने बात करी थी, झूमिंग को हम अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग जगहों पे, वो आपको लर्न करने हैं। क्रॉपिंग पैटर्न में हम देखें तो वो आपके राबी, खरीफ और जायद, 3 की बात करी थी। फिर उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, वो क्रॉप्स में आपके कमर्शियल क्रॉप्स का जो है पार्ट है, तो वो प्लांटेशन क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, कमर्शियल में किस में पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें जो मिलेट्स हैं हमने पढ़े थे, ठीक है। वो आपके जो है आपको जैसे शुगर कैन हमने पढ़ा, तो वो टेम्परेचर और रेनफॉल जो मैंने आपको बेसिस बताए थे, उस बेसिस से ही आपको लर्न करने हैं कि टाइम पीरियड कब से कब तक है, टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितनी चाहिए, एरियाज़ आपके बुक्स में मैप दे रखा है, अच्छे से उसको याद करिएगा। यू हैव टू लर्न इट, आपको लर्न तो करने ही पड़ेगा, ठीक है। बेसिस मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से, उस बेसिस के अकॉर्डिंग आप लर्न करेंगे तो आपके लिए ईजी हो। कॉटन जूट का इंपॉर्टेंट है, आपके शुगर कैन का इंपॉर्टेंट, राइस व्हीट का इंपॉर्टेंट है, जो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 5 to 6 क्वेश्चंस जो है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग में भी आते हैं, और मैप में भी अगर आपसे पूछा जाए तो यू कैन गिव द आंसर्स, ठीक है, आप उसके आंसर्स दे सकते हैं। क्लियर।